future doctors and welcome to the first lecture of संस्कृत। तो आज हम संस्कृत में सबसे पहला जो अध्याय है संस्कृत वर्ण परिचय उसे समझेंगे और उसके अंतर्गत जो भी हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है उसे कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्ण क्या कहे गए हैं या वर्ण को ही क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। तो वर्ण या अक्षर क्या कहते हैं? आपके मुख से जो भी ध्वनियां निकलती हैं, अब हर प्रकार की ध्वनि को आप वर्ण नहीं कह सकते, तो जिनका कोई अर्थ है, तो जिन ध्वनियों का आप उच्चारण करते हैं उनको क्या बोला जाता है? वर्ण अथवा अक्षर बोला जाता है। ठीक है, ये अक्षर जो है वो दो प्रकार के होते हैं। तो पहला है स्वर। तो स्वर की परिभाषा क्या कही गई है? आपको परिभाषा में ही उसका अर्थ मिल जाएगा। स्वयं राजन्ते इति स्वराः। तो यहाँ से आपको स्वर का जो इंडिपेंडेंट फंक्शन है वो पता चलेगा। स्वयं राजन्ते यानी क्या है? तो स्वर वे ध्वनियां हैं जो बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से बोली जा सकती है। मतलब आपको स्वर को बोलने के लिए किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है उनका, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, आपको अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं है, आप इनको बिना किसी की सहायता के बोल सकते हैं। अच्छा, अब स्वर के अंतर्गत क्या क्या लिया जाता है? तो इनकी संख्या कितनी है पहले हम ये याद रखेंगे कि स्वरों की संख्या क्या है? 9 है। और ये 9 स्वर कौन से हैं? तो अ, ई, उ, रू, रू, उसके बाद उ, आई, ओ और औ। ये जो है आपके 9 स्वर हैं। ठीक है, और इन्हीं को क्या बोला जाता है? अच प्रत्याहार भी बोला जाता है। ठीक है, तो अभी अगर आपने प्रत्याहार नहीं पढ़ा है तो हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो कि अच प्रत्याहार क्या होता है। तो अभी आपको यहाँ सिर्फ इतना याद रखना है कि स्वरों को ही अच प्रत्याहार कहा जाता है और इसका जो बाकी जब आगे पढ़ेंगे तो अपने आप समझेंगे। ठीक है, उसके बाद है व्यंजन। पहला प्रकार देख लिया स्वर, दूसरा प्रकार क्या है? व्यंजन। तो जो व्यंजन है आप उनको स्वतंत्र उच्चारण नहीं कर सकते। तो जब भी आप व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो उनके साथ आपको स्वर का उच्चारण करना ही पड़ेगा, अन्यथा वो अर्ध उच्चारण हो जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लीजिए आप कहते हैं क, तो आपको लगता है कि बोलने में आप सिर्फ क बोल रहे हैं, पर ये असल में जो क है वो क और अ ये मिल के बना होता है, जहाँ क जो है वो आपका व्यंजन है जिसे आप अकेले जो है उच्चारण नहीं कर सकते हैं, तो आपको उसका उच्चारण करने के लिए एक स्वर की सहायता लगती है, तो इन्हें व्यंजन बोला गया है। ठीक है, जिन्हें आप बोलकर देखेंगे तो आप पाते हैं कि उन्हें बोलते समय अन्य भी कोई ध्वनि जो है वो सुनाई देती है। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? हल। जिस प्रकार आपने बोला ना अच प्रत्याहार, उसी प्रकार से हल किसे कहा जाता है? व्यंजनों को कहा जाता है। प्रत्याहार अगेन जब आप पढ़ेंगे आपको तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो यहाँ सिर्फ याद रखना आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि हल प्रत्याहार जो है, अच्छा ये जो आप नीचे लगाते हैं हलंत कहते हैं इसे। संस्कृत में हलंत विसर्ग का बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और ये हलंत ये दर्शाता है कि ये अधूरा है। ठीक है, ये आधा है, व्यंजन है ये। तो व्यंजनों को दिखाने के लिए जो है अ, हलंत का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? तो व्यंजनों की संख्या 33 होती है। ठीक है, देखिए इसके बाद व्यंजनों के बारे में हमें क्या पता है कि ये जो व्यंजन होते हैं इनका उच्चारण काल यानी क्या होता है? किसी वर्ड को प्रोनाउंस करने में कितना टाइम लगता है, दैट इज उच्चारण काल। तो इन व्यंजनों का उच्चारण काल जो है वो अर्धमात्रा माना गया है। ठीक है, जब इसमें स्वर जुड़ जाता है तब इनकी उच्चारण पूरी एक मात्रा की होती है, और अभी ये अर्धमात्रा में होते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए आपने देखा कि क और क में अ जोड़ते हैं तो पूर्ण क बनता है। ठीक है ना, तो ये जिसका उच्चारण काल जो होगा वो क्या होगा? अर्धमात्रा। ठीक है, अब व्यंजनों की संख्या हमने देख ली 33 होती है। व्यंजन होते कौन से हैं? तो आपको पता है कि आपने हिंदी वर्णमाला में पढ़ा होगा क ख ग, इसके बाद क का पूरा वर्ग, तो इसे हम कहते हैं क वर्ग, क ख ग घ। ठीक है, उसके बाद
च वर्ग, तो च, और ये सब में हलंत आएगा, ये सब क्योंकि क्या है, व्यंजन है। च, छ, ज एंड सो ऑन। इसी तरीके से ट, ठ, ड, सो ऑन, त, थ, द एंड सो ऑन, प, फ, ब, सो ऑन एंड य, र, ल, व और श, श, स, ह। इन सब को टोटल क्या बोला जाता है, व्यंजन बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसे कितने हैं, 33 व्यंजन है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद है माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र जो है ये संस्कृत का सबसे, आप कह सकते हैं, बेसिक टॉपिक है, येट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्हाई? बिकॉज अगर आपको माहेश्वर सूत्र अच्छे से आते हैं तो आपके लिए जो व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण, अभी आप आगे संधि समास पढ़ेंगे तो वो व्याकरण जो है आपके लिए समझना बहुत ईजी हो जाता है। इसलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन माहेश्वर सूत्रों को आप अच्छे से याद करें। इसके अलावा एक एमसीक्यू पॉइंट जो आपको याद रखना है कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 14 बताई गई है, ठीक है। 14 माहेश्वर सूत्र जो है बताए गए हैं। माहेश्वर सूत्र के रचयिता कौन है, किसने दिए हैं, तो माहेश्वर सूत्र के नियम जो है वो किसने प्रदान किए हैं, पाणिनि, महर्षि पाणिनि ने किए हैं, ठीक है। ये बस याद रखना है। और उत्पत्ति अगर आप बोलेंगे, देखिए उत्पत्ति में और उन सूत्रों को प्रदान करने में अंतर है। तो इनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, तो शिव के डमरू वादन से, यानी डमरू बजाने से जो आप कह सकते हैं ध्वनियां उत्पन्न हुई है, उन्हीं को माहेश्वर सूत्र कहा गया है। अब इनका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, अ ई ऊण, रू रू क, ए ओंग, आई औ च, ह य व र ट, लण, य म ग ण नम, झवय्य, घ ढ ध श, ज व ग ढ द श, ख फ छ ठ थ, च ट त व, क प य, श श स र हल। तो इस प्रकार से ये आपके 14 माहेश्वर सूत्र बताए गए हैं, जिसमें से शुरू के 4 जो है ना, इनको बोला जाता है अच प्रत्याहार। अभी आपने जो सुना, इन्हीं को अच प्रत्याहार कहा जाता है। प्रत्याहार क्या होता है ये हम आगे समझेंगे, ठीक है। इसमें बेसिकली जितने भी स्वर है ना, वो इन्हीं शुरू के 4 जो सूत्र हैं उसमें आ जाते हैं, और जो रेस्ट आपके सूत्र हैं वो किसमें, हर प्रत्याहार बनाने में उपयोगी होते हैं, यानी कि व्यंजन, ठीक है। इस प्रकार से जो है माहेश्वर सूत्रों का उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद आप प्रत्याहार अगर समझना चाहते हैं तो मान लीजिए जैसे हमने कहा कि ये चारों प्रत्याहार बेसिकली होता क्या है, आपको जब किसी को शॉर्टिफाई करना है, मतलब कम शब्दों में बहुत ज्यादा बात कहनी है, तो वो प्रत्याहार बनाना तरीका है। मान लीजिए मैं आपसे कहती हूँ अच प्रत्याहार, तो इस अच प्रत्याहार में मैंने अ से लेकर च पर्यंत, यानी च तक जितने भी वर्ण आते हैं, ई ऊण, रू रू क, ए ओंग, आई औ च, च तक, तो इसे प्रत्याहार बोला गया, यानी अच प्रत्याहार। इस 2 शब्द में इतना सब जो है अंदर छुपा हुआ है, ठीक है। तो ये इन्हें इसे प्रत्याहार कहा गया है, ठीक है। अब प्रत्याहार क्या होता है, तो प्रत्याहार की परिभाषा क्या बताइए, आदि अंत्येन सहिता, यानी आदि और अंत का मिलाकर, आदि यानी क्या होता है, पहला, और अंत यानी लास्ट का। पहला यानी फर्स्ट एंड लास्ट, सहिता मतलब साथ में, तो पहला और लास्ट का जो एक साथ मिला के बनता है उसको प्रत्याहार बोला गया है। ये प्रत्याहार बनाने की विधि है, ठीक है ना। मतलब इस प्रकार से आपको प्रत्याहार बनाना है, यानी जब भी आपको प्रत्याहार लिखना है, मान लीजिए आपको कोई भी प्रत्याहार लिखना है, तो आपको उसको लिखने का तरीका क्या लगना है, उस प्रत्याहार में जो पहला वर्ड है वो, जो पहला वर्ण प्लस उसका ये जो आखिरी वर्ण है वो, बस यही जो है आपको अपने प्रत्याहार में लिखनी है, ठीक है ना। तो ये जो है प्रत्याहार लिखने का पाणिनि के अनुसार तरीका बताया गया है, ठीक है। अब अगर आप प्रत्याहार की संख्या समझेंगे तो कुल प्रत्याहार 43 बताए गए हैं, ठीक है। आपको सिर्फ संख्या याद रखनी है, आपको इंडिविजुअल प्रत्याहार कौन से हैं ये नहीं याद रखना है, लेकिन आपको संख्या जरूर याद रहनी चाहिए कि 43 जो है प्रत्याहार बताए गए हैं। अगेन प्रत्याहार क्या होता है, ये जो आपके माहेश्वर सूत्र हैं, इसमें आप कहीं से शुरू करते हैं और कहीं जाके फिनिश करते हैं, तो जो पहला और आखिरी
आप वर्ण लेंगे उनको प्रत्याहार बोला गया है। उसके अंदर ही कई वर्ण जो होते हैं वो समाये हुए रहते हैं और जब आप उन्हें एक्सपैंड करके लिखते हैं तो आप आगे पढ़ेंगे कि ये जो लास्ट के हैं ना इन्हें आप इन्वॉल्व नहीं करते, ये आप आगे पढ़ेंगे डेप्थ में। अभी आपके लिए माहेश्वर सूत्र में इन सूत्रों को याद करना इंपॉर्टेंट है अच्छे से। ये आपको सूत्र जो है वो याद होने चाहिए, ठीक है। और प्रत्याहार की संख्या, सूत्रों की संख्या, जिसमें स्वर वाले कितने हैं, व्यंजन वाले कितने हैं, ये आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है स्वरों के भेद, यानी स्वरों का भेद आप किस किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने स्वरों का भेद किस प्रकार से किया है, उच्चारण काल के अनुसार, मतलब उन्हें उच्चारण करने में कितना समय लग रहा है, उच्चारण काल के अनुसार। तो 3 प्रकार से जो है हमने विभाजन किया है। कौन सा? सबसे पहले है ह्रस्व, ह्रस्व, उसके बाद है दीर्घ और तीसरा है प्लुत। तो ये जो है आपके 3 प्रकार के स्वर बताए गए हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। क्या होता है, अब जो ह्रस्व स्वर होते हैं इनका उच्चारण काल कितना होता है, 1 मात्रा। अभी आपने देखा था व्यंजनों की कितनी होती है, अर्ध मात्रा, ठीक है। तो ह्रस्व स्वरों की कितनी होती है, अब यहाँ हम सिर्फ स्वर की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। स्वर यानी क्या, जो आपके 9 स्वर बताए गए हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर जो है उनकी उच्चारण काल की मात्रा कितनी है, 1 मात्रा, ठीक है। सबसे कम समय है स्वरों में। इसके बाद है दीर्घ, दीर्घ है उनमें दुगना टाइम लगता है, तो इसमें उच्चारण काल की मात्रा कितनी है, 2 मात्रा, ठीक है। हम उदाहरण आगे समझेंगे। और इसके बाद है प्लुत स्वर, तो जिसमें और ज्यादा समय लगता है, तो इसमें कितनी लगती है, 3 मात्रा, ठीक है। ये इतना याद रहा आपको। अब हम उदाहरण देख रहे हैं कि ह्रस्व स्वर के उदाहरण कौन से हैं, यानी किस किस को जो है ह्रस्व स्वर के अंतर्गत लिया गया है। तो ह्रस्व स्वरों में इसकी संख्या कितनी है, 5। कौन से हैं, अ, ई, उ, रू और रू। ये 5 जो है आपके ह्रस्व स्वर हैं, ठीक है। इसके बाद है इनकी कितनी होगी उच्चारण काल की मात्रा, 1 मात्रा, ठीक है। फिर है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वरों की उच्चारण काल कितना है, 2 मात्रा। इनकी संख्या कितनी है, 8। 8 कौन से हैं, अ है तो अ का दीर्घ क्या होगा, आ। इसी प्रकार ई का दीर्घ क्या होगा, ई। उ का दीर्घ उ। रू का दीर्घ रू। और रू इसका दीर्घ नहीं होता, ये आपको याद रखना है। ये 8 में रू जो है इसका दीर्घ नहीं होता। इसके बाद जो आपके ए, आई, ओ और औ, ये चारों ही जो है आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं, ठीक है। 3, 6, 8, इस प्रकार से ये आपके 8 दीर्घ स्वर हैं, इनकी उच्चारण का 2 मात्रा। उसके बाद प्लुत स्वर, प्लुत जो है वो यूजुअली आप संस्कृत में जब आप अ, ऐसे ग्रंथ वगैरह पढ़ेंगे ना, तो ऐसे व्याकरण में उनका ज्यादा उपयोग होता है, ठीक है। आम बोलचाल की भाषा में हम इसे नहीं यूज करते हैं। वैदिक संस्कृत जो है, प्लुत स्वर का ज्यादातर इस्तेमाल जो होगा वो आपको वैदिक संस्कृत में देखने को मिलेगा, ठीक है। आमतौर पे हम ह्रस्व और दीर्घ स्वर ही देखते हैं। फ्लूट स्वर जो है ना, जब आप फ्लूट स्वरों को लिखने जाएंगे तो वो किस प्रकार लिखे जाते हैं, जैसे मान लीजिए अ लिखा तो अ के नीचे 3 लिखना है, तो यानी जो उनकी उच्चारण मात्रा काल है वो नीचे लिखा जाता है, तो उसके आगे 3 लिख देना है। ऐसे इसी प्रकार ई उसके आगे आपको 3 लिख देना है। ऊ तो ऊ के आगे 3 लिख देना है। रू तो रू के आगे 3 लिख देना है। तो इस प्रकार से जो है इनको लिखा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि व्यंजनों का विभाजन किस प्रकार किया गया है। तो व्यंजन के भी 3 भेद बताए गए हैं, ठीक है। कौन से हैं, सबसे पहला है स्पर्श, स्पर्श के बाद है अंतस्थ और तीसरा क्या है, ऊष्म। तो ये जो है 3 प्रकार से व्यंजनों को डिवाइड किया गया है। तो एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि स्पर्श किन्हें कहा गया है। तो स्पर्श का सूत्र क्या है, क आदयो मावसान स्पर्शः, मतलब क्या है, क आदयो मतलब क से लेकर कहाँ तक, म तक, जितने भी व्यंजन होते हैं वो किस में आते हैं, स्पर्श में आते हैं, ठीक है। सूत्र में ही लिखा हुआ है, ये क्या है, सूत्र है आपका। तो क से लेकर
म तक सभी व्यंजन क्या कहलाते हैं? स्पर्श कहलाते हैं। स्पर्श में होता क्या है? कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो देखिए, जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उनमें जो वायु है वो मुख के या जीवा के किसी भाग को स्पर्श करती है और कुछ क्षण के लिए रुककर एकदम झटके से बाहर निकलती है, ठीक है? तो उनको बोला गया है स्पर्श संज्ञक। क्यों? क्योंकि वो मुख के किसी भाग को स्पर्श मतलब टच करके जा रही है हवा, तो इस वजह से जो है उसे स्पर्श संज्ञक कहा गया है। तो क से म पर्यंत जितने भी व्यंजन हैं सारे क्या हैं? स्पर्श कहे गए हैं। तो स्पर्श की संख्या कितनी है? टोटल 25, ठीक है? जिसमें आपको पता है क से म तक में क्या-क्या आ जाता है? क वर्ग आ जाता है, क, ख, ग, घ वाला। फिर उसके बाद च वर्ग आ जाता है, च, छ, ज, झ। उसके बाद ट वर्ग आ जाता है, ट, ठ, ड, ढ। इसी प्रकार त वर्ग आ जाता है और प वर्ग बस। तो ये सब जो है आपके क्या है? स्पर्श हैं। इसके बाद है अंतस्थ। अंतस्तः व्यंजन कौन से होते हैं? तो इसका सूत्र क्या है? सूत्र देखते हैं पहले। इसका सूत्र है यणो अंतस्तः। यणो अंतस्थः मतलब इसका भी अगर आपने सूत्र याद किया तो आपको अपने आप अर्थ याद हो जाएगा। इसमें यण यण प्रत्याहार आता है, ठीक है? तो यण प्रत्याहार यानी कि य और य से लेकर ण तक। तो अब जब आप माहेश्वर सूत्रों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यण प्रत्याहार में क्या क्या आ जाता है। यण प्रत्याहार के अंतर्गत य, व, र और ल, ये चार वर्ण आते हैं। तो ये चार व्यंजन हैं य, र, व, ल, ये सारे क्या है? अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है? अंतस्थ क्यों कहते हैं इन्हें? क्योंकि इन व्यंजनों का उच्चारण वायु कुछ रुक कर अल्प शक्ति के साथ आती है। मतलब बहुत रुकेगी और एकदम झटके से नहीं। जैसे हमने स्पर्श में देखा कि वायु जो है वो रुकती है कुछ क्षण के लिए और झटके से बाहर निकलती है, तो वो हो गया स्पर्श। इसमें झटके से ना निकलकर अल्प शक्ति के साथ वायु बाहर आती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? अंतस्थ बोलते हैं। तो आपके अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? चार हैं। कौन से हैं? य, व, र, ल। यण अंतस्थ, ठीक है? यण प्रत्याहार, यण प्रत्याहार याद रहेगा। तीसरा डिवीजन क्या है? तीसरा है हमारे पास ऊष्म। ऊष्म का सूत्र क्या है? ऊष्म का सूत्र है हमारे पास शलः ऊष्मा। अब इसका भी अगर आपको सूत्र याद है तो आपको अपने आप अर्थ याद हो जाएगा। इसमें क्या बोला गया है? शल प्रत्याहार। शल प्रत्याहार जो है वो आपका ऊष्म व्यंजनों से बना हुआ है। तो अब शल प्रत्याहार में क्या क्या आ जाता है? तो शल प्रत्याहार में श, श, स और ह, ये चार जो है आपके क्या है? ऊष्म व्यंजन कहे गए हैं। अब इनकी संख्या भी कितनी है? चार है। और इन्हें ऊष्म क्यों कहा जाता है? तो जिन व्यंजनों को उच्चारण वायु को धीरे धीरे रोककर एकदम रगड़ के साथ निकालते हैं, तो इसलिए उनको क्या बोला गया? ऊष्म बोला गया। तो इस प्रकार से व्यंजनों के तीन प्रकार है। कौन से? स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। इनकी संख्या आपको मैंने बता दी। इसके बाद व्यंजन का एक और भेद जो आपको याद रखना है वो है संयुक्त व्यंजन। अब ये संयुक्त व्यंजन क्या होता है? तो जब आप किसी स्वर युक्त व्यंजन को किसके साथ लिखते हैं? बिना स्वर के कोई व्यंजन हो तो उसे बोला गया है संयुक्त व्यंजन। उदाहरण समझते हैं। उदाहरण के लिए र और त व्यंजन मिलाकर त्र बनता है जो कि आपका संयुक्त व्यंजन है, ठीक है? ओके, तो यहाँ हमारा फर्स्ट लेक्चर फिनिश होता है। हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो खत्म किया, हमने माहेश्वर सूत्र पढ़ा। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो हम इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उच्चारण स्थान, उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है? थैंक यू।